इंसानी जहन सच पूछें तो ये हमारे कुर्रा अर्ज के सबसे पेचीदा राजों में से एक है। और आज के इस जायजे में हम बिल्कुल एक जासूस की तरह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हैरत अंगेज दुनिया को खोजने वाले हैं। ये वो माहिरीन हैं जो इस हतमी और पेचीदा तरीन राज को सुलझाने के लिए दिन रात शवाहिद इकट्ठे करते हैं, कड़ियां मिलाते हैं और बिल्कुल सच्चाई की तह तक पहुंचते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक तफ्तीशकार की तरह उन्हें भी कुछ ठोस सबूत और बेहतरीन हिकमत अमलियों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? तो चलें देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम संगमीलों से गुजरने वाले हैं। हम रिसर्च के किरदार, रिसर्च डिज़ाइन के इंतखाब, तजुर्बाती तरीकों और इन तमाम रुकावटों पर बात करेंगे जो अक्सर तहकीक के रास्ते में आती हैं। और आखिर में हम रिसर्च के इन 6 बुनियादी मराहिल और इसके सख्त अखलाकी ज़ाब्ते का भी जायज़ा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, तहकीक का किरदार। ये दरअसल पूरी क्लिनिकल साइकोलॉजी की वो मजबूत बुनियाद है जिस पर बाकी सारी इमारत खड़ी है। अब इस बात को यूं समझें कि अमली काम और रिसर्च का आपस में बहुत गहरा बल्कि एक ना टूटने वाला रिश्ता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जब माहिरीन हकीकत में मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं तो उनके जहन में नए नए ख्यालात और सवालात उभरते हैं। फिर दूसरी तरफ आती है क्लिनिकल रिसर्च, जो इन्हीं सवालात के जवाबात को ठोस सबूतों की सूरत में हमारे सामने लाती है। ये सबूत वापस प्रैक्टिस को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। तो ये एक बड़ा ही शानदार मुसलसल चलने वाला चक्कर है जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। चलें अब हम इन साइकोलॉजी के जासूसों के औजार यानी उनकी टूल किट की तरफ बढ़ते हैं। जाहिर है, नफ्सियाती राजों की गुत्थियां सुलझाने के लिए हर तफ्तीशकार को बिल्कुल दुरुस्त तरीकाकार की ज़रूरत होती है। ये वो 4 बुनियादी डिज़ाइन हैं जो किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद होते हैं। पहला है बज़ाहती या डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, जो हमें बस ये बताता है कि मसला कितना फैला हुआ है। दूसरा है इर्तिबाती या कोरिलेशनल डिज़ाइन, जो 2 चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को मापता है। तीसरे नंबर पर तजर्बाती डिज़ाइन आता है, जहां मुहक्किक खुद हालात को कंट्रोल करके असल वजह और उसके असर का पता लगाता है। और आखिर में सिंगल केस डिज़ाइन, जिसमें सिर्फ एक ही फ़र्द पर गहरी तवज्जो दी जाती है। असल बात यह जानना है कि हम सिर्फ मसले को बयान करना चाह रहे हैं या वाकई उसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ एक बड़ी ही अहम बात समझने वाली है। अक्सर लोग इर्तिबात और वजह को एक ही समझ लेते हैं। इर्तिबाती डिज़ाइन सिर्फ ये बताता है कि 2 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे जहनी तनाव और ख़राब सेहत। लेकिन ठहरिए, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि महज तनाव ही ख़राब सेहत की इकलौती वजह है। एक पक्की और वाज़ेह वजह साबित करने के लिए हमें तजुर्बाती डिज़ाइन की तरफ जाना पड़ता है, जहां मुतग़य्यरात को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। और अब हम नफ्सियाती तहकीक के इस तरीके पर आते हैं जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी तजुर्बाती तरीके। यहाँ शुकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुहक्किकीन ये साबित कैसे करते हैं कि किस चीज़ की वजह क्या है। ये वो सवाल है जो हमें रैंडम असाइनमेंट और तजर्बाती कंट्रोल की एक इंतहाई सख्त मगर इंतहाई दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। हकीकी ज़िंदगी की मिसालों से इस वजह और असर को समझना बड़ा ही मज़ेदार है। देखिए, तजर्बे में जो आज़ाद मुतग़य्यर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सबब है जिसे मुहक्किक खुद तब्दील कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी रेस्टोरेंट में वेटर का साफ सुथरा या गंदा यूनिफॉर्म। और ताबे मुतग़य्यर या डिपेंडेंट वेरिएबल वो असर है जो हम मापते हैं, जैसे उस वेटर को मिलने वाली टिप की रकम। इस सादा सी मिसाल से हम बआसानी देख सकते हैं कि एक चीज़ को बदलने से दूसरी पर क्या और कितना असर पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास एक तस्वुर आता है जिसे अंदरूनी दुरुस्तगी या इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। अगर किसी तजुर्बे की अंदरूनी दुरुस्तगी आला है तो इसका मतलब है कि तहकीककार ने यह साबित कर दिया है कि इस असर की असल वजह हमारा आज़ाद मुतग़य्यर ही है और उसने बाकी तमाम मुतबादिल शुबहात को ख़त्म कर दिया है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक जासूस तमाम बेगुनाह लोगों को लिस्ट से निकालकर सिर्फ असल मुजरिम तक पहुंच। आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। ABA रिवर्सल डिज़ाइन का तरीक़ेकार वाकई कमाल का है। फ़र्ज़ करें हम किसी एक फ़र्द पर काम कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल हालत यानी बेसलाइन, जिसे A कहते हैं, को देखते हैं। फिर उसे इलाज यानी B दिया जाता है ताकि बेहतरी का अंदाज़ा लगाया जा सके। अब यह साबित करने के लिए कि बेहतरी वाकई इलाज की वजह से ही आई थी, उस इलाज को हटा दिया जाता है और हम वापस A पर आ जाते हैं। क्या मसला वापस आया? अगर हाँ, तो हम आखिर में दोबारा इलाज B देते हैं। ये पूरा अमल इलाज की कामयाबी का एक बहुत ही ठोस और नाकाबिले तरदीद सबूत देता है। लेकिन हर कहानी में कुछ विलन भी तो होते हैं ना। अब वक्त है रिसर्च की दुनिया की उन रुकावटों और मुतबादिल मफरूज़ों से मिलने का जो किसी भी बेहतरीन साइंसी मुताले को बर्बाद कर सकते हैं। ये उन खुफिया जालों की एक पूरी फहरिस्त है जो मुहक्किकीन को गुमराह कर सकते हैं,
مثلاً پختگی کا اثر، جہاں ایک انسان وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی قدرتی طور پر بہتر ہو جاتا ہے اور ہم غلطی سے سارا کریڈٹ اپنے علاج کو دے دیتے ہیں، یا پھر انخلا جسے ایٹریشن کہتے ہیں، جہاں کچھ لوگ بیچ میں ہی تجربہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسے جھوٹے سراغ ہیں جنہیں بہت احتیاط سے اپنے راستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک جال جس نے مجھے ہمیشہ حیران کیا ہے وہ ہے ہاتھورن ازر۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف یہ جان کر ہی اپنا رویہ بدل لیتا ہے کہ کوئی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی تجربے کا حصہ ہیں تو کیا آپ تھوڑا مختلف یا شاید محقق کی توقع کے مطابق برتاؤ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، اور اس اثر کو کنٹرول کیے بغیر کوئی بھی تجربہ درست نتائج نہیں دے سکتا۔ چلیں جی، اب ہم اس باقاعدہ اور مرحلہ وار طریقہ کار پر آتے ہیں جسے ہر کلینکل سائیکالوجسٹ کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ ان کا ماسٹر پلان ہے۔ یہ 6 مراحل دراصل وہ روڈ میپ ہیں جو پوری تحقیق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال اور مفروضہ بنانے سے، اس کے بعد درست پیمانوں اور ڈیزائن کو چنا جاتا ہے، پھر ایک مناسب نمونہ لیا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں جو ڈیٹا ملتا ہے اس کی تشریح کر کے نتائج کو سائنسی جرائد میں اشاعت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس پورے عمل میں ایک چیز جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ ہے نل ہائپوتھیسس۔ کوئی بھی بڑی سائنسی دریافت کا دعویٰ کرنے سے پہلے محققین کو یہ مان کر چلنا پڑتا ہے کہ شاید ان دو چیزوں کے درمیان کوئی تعلق سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک اتفاق ہے۔ جب محقق ٹھوس سائنسی ثبوتوں کی مدد سے اس نل ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کرتا ہے تو تب جا کر کسی حقیقی دریافت پر مہر لگتی ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ ہر وہ نتیجہ جو ریسرچ میں اہم نظر آئے ضروری نہیں کہ حقیقی زندگی میں بھی اتنا ہی اہم ہو۔ شماریاتی اہمیت ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ نتیجہ تکا نہیں ہے، لیکن عملی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ نتیجہ واقعی ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی میں کوئی بڑا فرق پیدا کرے گا۔ ایک محقق کا کام ان دونوں کے فرق کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے جائزے کے آخری مگر سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ اخلاقی ضابطے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر ریسرچر پر فرض ہے۔ دیکھیے، یہ وہ اصول ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تجربے میں شامل لوگوں سے باخبر رضامندی لینا، ان کے ذاتی ڈیٹا کو مکمل راز میں رکھنا، اور تحقیق ختم ہونے کے بعد انہیں مطالعے کی اصل وجہ بتانا، جسے ہم ڈی بریفنگ کہتے ہیں۔ اگر کسی ریسرچ میں تھوڑا بہت دھوکہ دینا ضروری بھی ہو تو اس کا ایک بہت مضبوط سائنسی جواز ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جعلی ڈیٹا کی تو ریسرچ کی دنیا میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جملہ دراصل ہر سائنسی تحقیق کی روح ہے۔ کوئی بھی سائنسی کامیابی انسان کی فلاح، اس کی عزت اور اس کے سکون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ریسرچ میں حصہ لینے والوں کا تحفظ ہمیشہ اور ہر حال میں سب سے پہلی ترجیح ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑا ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم انسانی ذہن کے ان حیرت انگیز رازوں کو بنقاب کرتے ہیں، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہمارے دریافت کی یہ جدید اوزار کبھی بھی ان انسانوں کی انسانیت پر حاوی نہ ہوں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا نازک توازن ہے جس پر ہر ریسرچر اور ہم سب کو سوچنا چاہیے۔